आइए आज हम एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कोई बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता जैसा क्यों दिखता है, या फिर कुछ बीमारियां पीढ़ियों दर पीढ़ियों कैसे आगे बढ़ती हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के उन बुनियादी जैविक तंत्रों को डिकोड करेंगे जो इन सब के पीछे काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम एक पूरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जीवन की बुनियादी रूपरेखा से शुरू करके हम जीन, डीएनए की कॉपी बनने में होने वाली गलतियों, मेंडल के नियमों और आखिर में लिंग निर्धारण के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, जीवन की रूपरेखा, जहां हम डीएनए और जीन के रहस्य को समझेंगे। अब डीएनए और जीन, ये दो शब्द हमने बहुत सुने हैं, है ना? लेकिन इनमें असल में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारी कोशिका का डीएनए एक बहुत बड़ी मास्टर कुकबुक की तरह है, जिसमें इस पूरे शरीर को बनाने और चलाने की सारी जानकारी मौजूद है। लेकिन उस कुकबुक के अंदर किसी एक खास डिश, मेरा मतलब है किसी एक खास प्रोटीन को बनाने की जो सटीक रेसिपी होती है ना, उसे हम जीन कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड पर, जीन, प्रोटीन और लक्षण। आइए देखते हैं कि कारण और प्रभाव का ये पूरा मॉडल असल में काम कैसे करता है। अब जरा इस बायोलॉजिकल पाइपलाइन पर गौर करते हैं। कोई भी शारीरिक लक्षण आखिर बनता कैसे है? उदाहरण के लिए किसी पौधे की ऊंचाई को ही ले लीजिए। ये ऊंचाई पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उस पौधे में ग्रोथ हार्मोन कितना है। हार्मोन की मात्रा एक एंजाइम की एफिशिएंसी पर निर्भर करती है, और वो एंजाइम क्या है? वो एक प्रोटीन है जो जीन से बनता है। यानी अगर जीन में जरा सा भी बदलाव आया तो उस प्रोटीन की एफिशिएंसी बदलेगी, जिससे हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होगा, और नतीजा वह शारीरिक लक्षण पूरी तरह से बदल जाएगा, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी के स्रोत हैं उनमें सिकल सेल अनीमिया या थैलेसीमिया जैसी विशिष्ट आनुवंशिक बीमारियों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दी गई है। इसके बजाय वे हमें वो मूल सिद्धांत समझाते हैं जो इन विकारों का आधार बनते हैं। इस टेबल को देखिए। जब हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन, आयोडीन या थायरॉक्सिन की कमी से गॉइटर और इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी समस्याएं होती हैं। यह साफ दिखाता है कि जब जैविक तंत्र सही से काम नहीं करते तो वे किस तरह सीधे विकारों के रूप में सामने आते हैं। अब आते हैं तीसरे खंड पर, डीएनए प्रतिकृति में होने वाली त्रुटियां और कैसे यहीं से सारी विभिन्नताओं की शुरुआत होती है। जब एक कोशिका विभाजित होती है तो उसे अपने डीएनए की एक कॉपी बनानी होती है। अब अगर ये कॉपी बिल्कुल 100% परफेक्ट बने तो आने वाली पीढ़ी एकदम कार्बन कॉपी या कहें तो क्लोन होगी। लेकिन विज्ञान में कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है। कॉपी बनाते समय कुछ हल्की सी त्रुटियां या यूं कहें कि टाइपिंग मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, और इन्हीं त्रुटियों के कारण अगली पीढ़ी में विभिन्नताएं या वेरिएशंस आते हैं। इस बात पर जरा गहराई से विचार करें। सुनने में शायद लगे कि ये त्रुटियां कोई समस्या हैं, लेकिन सच कहूं तो यही छोटी छोटी गलतियां दुनिया में मौजूद हर तरह की जैविक विविधता की जड़ हैं। इनके बिना समय के साथ प्रजातियों का बदलना और बदलते पर्यावरण के अनुकूल होना संभव ही नहीं था। चलिए अब हम एक कदम पीछे हटते हैं और चौथे खंड पर नजर डालते हैं, लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के गणित यानी मेंडल के वंशागति के नियम। ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों वाले मशहूर प्रयोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चूंकि माता और पिता दोनों ही अपनी संतान को बराबर मात्रा में डीएनए देते हैं, इसलिए हर संतान के पास हर जीन की 2 प्रतियां होती हैं। अब इनमें से कुछ लक्षण बहुत प्रभावी या डोमिनेंट होते हैं। जैसे अगर एक लंबा और एक बौना जीन साथ आ जाएं, तो वो लंबा जीन अपना प्रभाव दिखाएगा और उस बौने जीन के असर को पूरी तरह से छुपा देगा। और यहीं से आनुवांशिक विकारों को समझने का एक बहुत बड़ा नियम निकल कर आता है। ध्यान दीजिएगा, कई आनुवांशिक विकार अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षण की तरह काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये विकार शरीर में तभी दिखाई देंगे जब संतान को माता और पिता दोनों से वही समान प्रभावित जीन प्राप्त हों। अगर सिर्फ एक जीन प्रभावित है और दूसरा स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ वाला डोमिनेंट जीन अक्सर उस बीमारी को छिपाने में कामयाब हो जाता है ना कमाल का सिस्टम। अब हम इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी खंड पर आ गए हैं, गुणसूत्र और लिंग निर्धारण। ये हमारी पहेली का अंतिम हिस्सा है।
हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए की लंबी श्रृंखलाएं ऐसे ही यूं खुला नहीं तैरती हैं। वे बहुत ही सलीके से पैक्ड होती हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। एक इंसान के अंदर ये गुणसूत्र ठीक 23 जोड़े में होते हैं, यानी कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, इन 23 जोड़ों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है जो ये तय करता है कि व्यक्ति का जैविक लिंग क्या होगा। लिंग निर्धारण की ये जेनेटिक बनावट बहुत ही साफ सुथरी है। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र का एक पूरा जोड़ा होता है, जिसे हम XX कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में एक सामान्य आकार का X और एक छोटा Y गुणसूत्र होता है, यानी XY। तो असल में होता क्या है, माता के पास तो सिर्फ X गुणसूत्र हैं, तो वो हमेशा संतान को एक X ही देगी। तो सारा दारोमदार इस बात पर आ जाता है कि पिता की तरफ से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है। अगर पिता से X मिलता है तो संतान एक लड़की होगी, और अगर Y मिलता है तो वो एक लड़का होगा। और हाँ, इसी X और Y के खेल के कारण ही कुछ विशेष बीमारियां लिंग सहलग्न या सेक्स लिंक्ड होती हैं, जो सिर्फ इन्हीं विशिष्ट गुणसूत्रों के जरिए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो जैसे जैसे हम आज की इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिन डीएनए की छोटी छोटी कॉपी करने वाली गलतियों को हम कभी कभी विकारों का कारण मानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वही सूक्ष्म त्रुटियां लाखों सालों में संचित होकर नई प्रजातियों को जन्म देने और जैव विकास या एवोल्यूशन के इस पूरे महाचक्र को चलाने वाला सबसे बड़ा इंजन है? विज्ञान का ये नजरिया सच में जीवन को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।